नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कल आप कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय हमें प्रयास या भविष्य नीक रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें। साथियों, आज बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी साथियों आज दूसरे दिन 23,000 के नीचे बंद हुआ है और 22,800 के ऊपर बंद हुआ है। तो 22,800 और 23,000 इसके बीच में, मतलब 200 पॉइंट के गैप के बीच में ही डोल रहा है। तो अब समझ लेते हैं कि निफ्टी में ऐसा क्या रहा या इसको क्या समझ लें। साथियों, पहली बात तो ये है कि निफ्टी का शायद डबल बॉटम बन गया है, क्योंकि हमने पिछली जनवरी को पिछले जनवरी 28 जनवरी को हमने 22,700 का जो सबसे निचला स्तर बनाया था और फिर निफ्टी उसके बाद 24,000 तक गया। फिर उसके बाद अभी 22,800 के जो सपोर्ट जोन है उस पर अभी बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इसको इतना बना रहना कैसा उचित है। देखो, पहली बात तो अगर अभी तक की बात करें तो लगभग 78,000 70,000 करोड़ रुपए की FII ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों ने बिकवाली कर चुके हैं और उसी के अगेंस्ट में लगभग उतने ही करोड़ का माल DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीद चुके हैं। अभी जो कल का आंकड़ा आया है तुम्हारा 3900 करोड़ रुपया का, जो FII ने बिकवाली की है और उसके अगेंस्ट में जो DII हैं उन्होंने 4700 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो पहली बात तो ये कि आंकड़ा कहीं ना कहीं छोटा होता जा रहा है, ये एक तो पॉजिटिव साइन है। दूसरा, जो यूरोप के बाजार हैं, यूरोप के बाजार लाइफ हाई बना रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या साथियों, कि एक चीज़ अब देखने को मिल रही है, जैसे जैसे अब ये 22,800 पे बना हुआ है, मतलब ना तो निफ्टी को 22,800 के नीचे तोड़ने की ज़्यादा कोई हवड़ दबड़ है और ना ही 23,000 के ऊपर जाने की अभी जल्दी है। लेकिन ये साथियों आप याद रख लो, अब 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये निफ्टी अब आप यहाँ से ऊपर की ओर चलना चालू कर देगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि जो निफ्टी के बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक हैं, चाहे उनमें आप HDFC को देख लो, चाहे बजाज फिंसर को देख लो, चाहे बजाज फाइनेंस को देख लो, है ना, चाहे तुम्हारा एयरटेल को देख लो, उनमें कहीं से कहीं ना खरीदारी लौट रही है। अब देखो, अब एक समय था जब रुपया 88 पे पहुंच गया था, है ना, और रुपया भी 86 पे आ गया। कोई हल्ला गुल्ला तो नहीं हुआ, 2 रुपया मजबूत हो गया। रुपया का मजबूत हो रहा, तो अभी देखो RBI ने भी 40,000 करोड़ रुपये AUM के जरिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदी, कुछ मार्केट में अपने डॉलर उतारे, तो उसके अगेंस्ट में भी रुपया मजबूत हो रहा है। अब धीरे धीरे सब चीज़ें सुधरती चली जाएंगी। अब देखो, आप नेगेटिव सोचने लगो तो सब खराब हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से टॉप से जो स्मॉल कैप और मिड कैप है ना, 25-25 30-30% टूट चुके हैं। और ये जिस समय निफ्टी 26,200 26,300 था, मैं उस समय अपने व्यूअर्स से बोल रहा था कि निफ्टी में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि निफ्टी अभी जो ना ओवरबोट जोन में चल रहा है, मतलब महंगे उस पर चल रहा है। क्योंकि अर्निंग स्लो डाउन आ रही थी भाई, अक्टूबर में अर्निंग आ रही थी कम और निफ्टी चल रहा था 26,000 पे। ये सितंबर से इसमें गिरावट चालू हुई है और अर्निंग उतनी आ नहीं रही थी। जब जो नतीजे आ रहे थे कंपनियों के, वे आ रहे थे म्यूटेड, उतने बेहतरीन नतीजे आ नहीं रहे थे और बाज़ार था बिल्कुल हायर लेवल पे। मैं कई बार बोल चुका था कि उतनी हायर लेवल पे बाज़ार सस्टेन नहीं करेगा। अब बात समझो, अभी बाज़ार चल रहा है 22,800 पे, मतलब एक साल का अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखोगे तो 2-3% है। मतलब पिछले साल फरवरी में भी 22,800 ही था और ये अब लगभग 25 तो बहुत छोटा टारगेट दे रहा हूँ मैं, 28,000। क्योंकि जो केडिया फाउंडर के, जो विजय केडिया जी के आप इंटरव्यू सुन लेना, उसमें भी बहुत बड़े बड़े जानकार हैं, मैं तो कर कुछ नहीं, उनका काम ही है दिन भर रिसर्च करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई जो अभी मार्केट में गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है ना, चाहे वो FDI के जरिए हो, चाहे वो रेट कट के जरिए हो, चाहे वो MSME को बढ़ावा देने के लिए हो, चाहे सरकार जो अलग अलग तरीके से मार्केट में पैसा डाल रही है, जिससे जो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जो धंधे बंद हो गए थे या स्लो डाउन आ गया था, उनमें पैसा डले और कंजप्शन बढ़े। कंजप्शन बढ़ेगा तो फिर से सब ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आज उसका जो असर है वो देखने के लिए मिल गया। अभी एक वैकेंसी निकाली है टेक्सला ने। टेक्सला को कुछ अपने सुपरवाइजर, कुछ सेल्स, कुछ स्टोर कीपर, कुछ ऐसे महाराष्ट्र के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है। शायद इस बार टेक्सला अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू कर सकती है भारत के अंदर। अभी नरेंद्र मोदी जी गए थे अमेरिका, तो हो सकता है उसमें उनकी डील हुई हो। अभी आज मैं देख रहा था तो उन्हें टेक्सला ने कुछ वैकेंसी निकाली है कि लगभग 28-30 हज़ार
पे पे कि जो भी व्यक्ति सेल्स की वो रखता हो, एक्सपीरियंस रखता हो, या कोई स्टोर कीपर का एक्सपीरियंस रखता हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जॉब वैकेंसी निकाली है। तो अगर ऐसे निकल रही है ना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहा है। दूसरी बात, आपका रुपया भी मजबूत हो रहा है। आपने देखा होगा ना, 2 दिन में थोड़ा सा गोल्ड में भी 19-20 का फ़र्क मिला है, रुपया आपका मजबूत हुआ है। एफआईआई ने बिकवाली कम की है, लाइक रुका भाई, एकदम बंद तो नहीं की पर लेकिन कम की है। उसके अगेंस्ट में डीआईआई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बिकवाली अपनी बढ़ाई है। अब ये देखो, दूसरी बात, जो बॉटम है नीचे का जो 22,800 का, ये निफ्टी 2 बार रिस्टार्ट कर चुका है। जनवरी 2024-25 में भी उनने वही 22,800 पे आके पैनिक किया था, फिर उसके बाद ये आगे 25-24 हज़ार तक गया, फिर अभी 22,800 पे। तो ये अभी बहुत सपोर्ट जोन पर खड़ा है। अब बात करते हैं टैरिफ की, TTT, ट्रम्प टैरिफ ट्वीट। तो ट्रम्प साहब कब आके क्या टैरिफ कर देंगे ये कोई तय नहीं है। अभी कभी बोल देते नहीं मैं विचार कर रहा हूँ सब पे, और कभी बोल देते नहीं मैं तो सब पे जो हम पे जैसा टैरिफ लगाएगा ऐसे ही हम भी टैरिफ लगाएंगे। अब बात करते हैं कि इसका हम पे इतना इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो साथियों, भारत पे इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि भारत ज़्यादा जिन प्रोडक्ट पे वो टैरिफ लगा रहे हैं 2-3% ही उनसे इंपोर्ट करता है, इतना ज़्यादा नहीं। और भारत ने दूसरे देशों से भी उसके रास्ते खोज लिए ताकि हमें जो है ना, जो प्रोडक्ट हम इनसे खरीदते हैं वो किसी दूसरे देश से जहाँ सस्ता मिले वहाँ से ऑप्शन मिल जाए। दूसरा, अब ट्रम्प की जो समस्या है वो ये है कि जो हमारा देश भारत जो जीएसटी लगाता है, जो वेट टैक्स लगाता है, वो उसको भी टैक्स ही मानते हैं। देखो क्या है, जैसे भारत में जीएसटी 28% है। सपोज करो कि भाई भारत ने कोई किसी प्रोडक्ट पर 28% की जीएसटी लगा दी, कि अमेरिका से कोई प्रोडक्ट आएगा तो हम उस पर 28% की जीएसटी लगाएंगे और 10% का हम उस पर सीमा शुल्क लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं टैक्स। कि भाई आपका देश हमारे देश में आ रहा है आपका सामान, तो 10% का टैक्स हो गया। तो जर्नली भारत की लैंग्वेज में वो 10% टैक्स है, क्योंकि जो 28% है वो तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जीएसटी टैक्स है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो बोल रहे हैं चाहे आप वेट टैक्स लगाओ, चाहे आप जीएसटी टैक्स लगाओ, चाहे आप सीमा शुल्क मतलब टैक्स लगाओ, हम तो उसे सारे को ही टैक्स मानेंगे। मतलब 28 + 10 38%। तो ट्रम्प बोल रहे हैं कि ये तो 38% हो गया, जबकि भारत सरकार बोल रही है 38% नहीं है, 10% टैक्स है, 28% तो जीएसटी है। तो वो इस चीज़ को मानने को तैयार है नहीं ट्रम्प। और दूसरी बात क्या है, दूसरे आसार कहाँ से नज़र आ रहे हैं कि भाई फिर से सिचुएशन सुधर सकती है। सिचुएशन सुधरने के संकेत इसलिए नज़र आ रहे हैं कि देखो, हमास का और इजराइल का जो युद्ध एक दूसरे के बीच में तनातनी चल रही थी, मतभेद चल रहे थे, तो एक बार ट्रम्प ने समझा दिया, बोले देख ले भाई, शनिवार तक का अल्टीमेटम है, अगर तूने इसके जो बंधक है वो रिहा नहीं किए ना, तो मैं गाजा का नामो निशान मिटा दूंगा। उनने इस चीज़ को एनालिसिस किया, कुछ दिन उनने सोचा होगा नहीं करेंगे वापस, फिर बाद में दिमाग चला होगा कि नहीं यार वापस कर दो, नहीं वो ट्रम्प है, वो सन की आदमी है, कर सकता है कुछ भी, वापस कर दिए। अब दोनों के बीच में तालमेल बन गया। अभी वो कभी उखाड़ने वाली भाषा की बात कर देते हैं कि एक काम करो, सब तोड़ो, मैं दोबारा से बनाऊंगा कॉलोनी, तो कर देते हैं ऐसी बात। अब कभी वो ट्वीट कर देते हैं कुछ भी, अभी उनका ट्वीट आया कि मैं सब पे ऐसे टैरिफ लगा दूंगा। कभी उनका क्या जर्नली होता है कि नीचे से उनका एक सेम टाइम पे ऐसा ट्वीट आता है कि बाजार वहीं से चल जाते हैं, ऊपर जैसे ही बाजार को संभलने की कोशिश करते हैं हल्का सा फुसकारी छोड़ देते हैं, बाजार के निवेशक फिर डर जाते हैं। दूसरा, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं सुधरने के संकेत आ रहे हैं नज़र। क्यों आ रहे हैं? देखो, बहुत बड़ा रायता फैल रहा है कहाँ पे, गल्फ़ कंट्रियों में। गल्फ़ कंट्रियों में पंचायत चालू है, और पंचायत में कौन बैठ रहे हैं? बड़े बड़े बापू। कौन? अमेरिका और रूस। अमेरिका ने 39 मिनट तक डोनाल्ड ट्रम्प ने उनसे बात की, पुतिन से, बोले आओ अपन बैठ कर सेटलमेंट कर लेते हैं। और यूक्रेन के जेलेंस्की को दिक्कत ये है कि उसे बुलाया ही नहीं उस मीटिंग में। वो बोल रहा है भैया मैं लूट रहा हूँ, मैं पिट रहा हूँ, मेरा सब लूट पिट गया, मुझे तो बुला लो। ट्रम्प साहब बोले, मतलब उनका भाव ऐसा कि तुम दूर रहो, तुम रहने दो, हम अपने आप बात करेंगे। खैर वो मैं उस विषय पर बात करूँगा, अलग से वीडियो बना दूँगा। तो अल्टीमेटली बात क्या है? बात ये है कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है उसे संभलने में 1-2 महीने का टाइम लगेगा। अब रुपया भी आपका तुम्हारा 88 से घट कर 86 पे आ गया है, रुपया भी कमज़ोर हो गया, रुपया भी मजबूत हो गया आपका 2 रुपया पर, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, 1-2 महीने का समय लगेगा। 1-2 महीने में आप जिन कंपनियों में अर्निंग है, जो कंपनियों का फंडामेंटली मजबूत है, जो कंपनियों का बिजनेस मॉडल अच्छा है, वे कंपनी आपकी निकल जाएंगी। घबरा के पैनिक में माल ना बेचें। पैनिक करके
आप ऐसा नहीं हो कि आप लाख 2 लाख 5 3 लाख का नुकसान कर लें। अपना पैनिक में माल ना बेचें, क्योंकि पैनिक करोगे तो तुम्हारा रियल नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए सब्र रखें, 1-2 महीना सोचें कि अभी मैंने देखना नहीं उसको, ट्रेड नहीं करें, एफएनओ इंट्राडे बिल्कुल ना करें। प्रयास करें अपने आप को जितना भी हो कि पॉजिटिव वे में लेके जाएं। ये नहीं सोचो कि यार अब तो कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ भाई। 145 करोड़ की देश की जनसंख्या है, तेल मंजन साबुन खरीदेगी ना, कपड़े खरीदेगी ना, गाड़ियाँ खरीदेंगे ना। तो क्या गाड़ियाँ खरीदेगी, सब खरीदेगी तो हॉस्पिटल में जाएंगे ही ना, सब बीमार होंगे, तो आप इकोनॉमी चलेगी। अभी थोड़ा सा स्लो डाउन आया है। देखो ये जितने भी ज़्यादातर निवेशक है ना साथियों, ये निवेशक पैनिक क्यों कर रहे हैं कि अधिकतर, ज़्यादातर नहीं बोल सकता, अधिकतर कि 2020 के बाद आए हैं। इन्होंने मंदी नहीं देखी एक्चुअल में। अगर इन्होंने 2008 की घोर मंदी देख लेते, 2001 के जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, या 2011 में, उसके बाद 2017 में जब नीरव मोदी चला गया था, भाग गया था, उसके बाद तुम्हारा 2020 में, तो जब ये एक साइकिल है, उतार चढ़ाव होता रहता। आप समझो कि अगर सपोज करो, किसी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की राय नहीं दे रहा। ऐसा समझो अगर यथार्थ हॉस्पिटल का स्टॉक 700 रुपये का है और गिर के उसकी कीमत रहेगी 350, एक्चुअल में तो प्राइस उसका आधा हो गया, तो क्या उसने अपना हॉस्पिटल बंद कर दिया? भाई एक्चुअल में जब आप किसी स्टॉक पर खरीदते हो तो आप उसके बिजनेस में पैसा लगा रहे होते हो। आपको जब सबसे पहले उसका बिजनेस समझ में आना चाहिए कि वो कंपनी काम क्या करती है। जाहिर सी बात है, क्या उसने हॉस्पिटल में आदमियों को इलाज करना बंद कर दिया क्या? क्या वो ख़त्म होने वाली है क्या? आप अपना कभी दिमाग लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। स्टॉक का रेट 5 रुपये ऊपर चला गया, 10 रुपये नीचे चला गया, ये आर्टिफिशियल भी किए जाते हैं कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, जिन्हें बड़ी पोजीशन बनानी होती है, निकलना होता है वो। और जनरली जब भी कोई, आपने देखा होगा, बड़े निवेशक या बड़े एफआईआई या डीआईआई माल उठाते हैं तो वो कभी भी ऊपर नहीं लेते। वो जब खराब खबर रहती है तब माल लेते हैं, क्योंकि उनको 1-2 साल के लिए नहीं लेना होता, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए माल उठाते हैं। और 1 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ की कंपनी या 50,000 करोड़ की कंपनी, 5,000 करोड़ की कंपनी, ऐसी कंपनियों में माल उठाते हैं। वो कभी 50 करोड़ की कंपनी में या छोटी कंपनियों में माल नहीं उठाते, क्योंकि अगर वो छोटी कंपनियों में माल उठाएंगे तो कंपनी में अपर सर्किट लग जाएगा, वो बेचने जाएंगे तो लोअर सर्किट लग जाएगा, तो ना तो वो बेच पाएंगे ना वो खरीद पाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने जो जिस बिजनेस पे पैसा लगा रखा है, आपने जो व्यापार, जो शेयर में पैसे लगा रखे हैं, आप उस बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि वो बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर में चलने वाला है, डिमांडेबल सेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। भाई सपोज करो वारी एनर्जी है, ऐसा समझो, है ना। सरकार अभी वो वर्तमान में गिर रहा, मतलब ये मान के चलो 3,000 से वो 2,200 आ गया, 800 रुपये शेयर गिर गया, तो क्या उसने अपने सोलर पैनल बनाने बंद कर दिए क्या? क्या उसने बोल दिया कि अपने कर्मचारियों को बोले एक काम करो, 800 रुपये नीचे गिर गया, ताला लगाओ, अब चलो, अब हमें कुछ नहीं करना? ऐसा कुछ नहीं है। टाटा मोटर्स है, 1,200 रुपये से गिर के 600 रुपये पर रह गया। क्यों? वाई? स्लो डाउन आ गया ना भाई, उतनी गाड़ियाँ बिक नहीं रही, मंदी आ गई थी। अब जीडीपी में उतनी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, फिर बिक नहीं रही। बिक क्यों नहीं रही? क्योंकि कंज्यूमर के हाथ में पैसा नहीं है। उसका समाधान सरकार ने कर दिया है। रुपया अब तुम्हारा धीरे धीरे, अगर यहाँ 86 पे चल रहा है, अगर ये यहाँ से मजबूत हो गया 81 पे भी आ जाएगा तो तुम्हारी 15-20% तो निफ्टी वैसे ही रिकवर हो जाएगी। तो इसलिए पैनिक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई, ये मार्केट का हिस्सा है यार। जिस आदमी ने टाटा मोटर्स 50-60 रुपये पे लिया है, आज वो 10 गुना पे चल रहा है। तो स्टॉक आप खरीदते हो, किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदो, तो आप ये देखो कि यार एक्चुअल में ये जो कुछ शॉर्ट टाइम के उतार चढ़ाव रहते हैं, इनसे घबराना नहीं है। क्योंकि जो बड़े निवेशक होते हैं ना, वो बड़े निवेशक ऐसे ही नहीं बनते कि आपने आज पैसा लगाया, कल निकाला, परसों नहीं। आपको कुछ समय देना होता है। विजय केडिया जी बोलते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली साचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जो माली होता है, जो पेड़ को पानी देता है, एक बार पेड़ लगाता है तो कल ही थोड़ी सा पेड़ आम तोड़ने पहुंच जाता है कि कल मैंने लगाया था आज, तो उसको थोड़ा समय दो। और समय, कुछ कंपनियां जो जिनका वैल्यूएशन हाई है, वो उनका कुछ थोड़ा सा पीडी रेट हो रहा है, और कुछ कंपनियों को आर्टिफिशियली नीचे रख देते हैं। आप बताओ, कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिनकी अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी अभी ईएमएस को लगभग 2000 के ऊपर 2200-2300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी एक साल में कितने का धंधा करती है? 700 करोड़ का। कंपनी को 3 साल का धंधे का लिए ऑर्डर मिला है, उसके बाद भी शेयर का प्राइस गिर रहा है। तो इसलिए घबराना नहीं है, डाउन ट्रेंड का चार्ट नहीं उठाना, और अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र से पूछ के ही काम करना है। इस मार्केट में ज़्यादा
तो अपने आप को प्रयास करो संभालने की, ज़्यादा उछल कूद करने का प्रयास ना करो, लॉस में पोजीशन ना काटो, क्योंकि मार्केट केवल एक खबर की भूखी है। एक खबर आएगी और वो बाजार वहाँ से रॉकेट हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक खबर आई, खबर किसकी थी? आईजीएल एमजीएल के लिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड। सरकार ने बोला कि हम जो है इनको जो गैस मिलती थी सब्सिडी के रूप में वो कम देंगे, मतलब जो हम इसे इन्हें पहले 10 टन देते थे, अब हम इन्हें 8 टन देंगे। 2 टन पर रेट मार्जिन पर फ़र्क पड़ेगा। तो स्टॉक वहाँ से गिर गया 40%। स्टॉक गिरा 40%, तो लोगों ने नीचे माल काट दिया 300 के रेट में। और मेरे भी गज़न है, मैंने ऐसा नहीं बोलूँगा, उन्होंने भी माल काट दिया। उसके बाद वो वहाँ से फिर वहीं आ गया एक खबर आते ही साथ ही। तो ये खबर के सेंटिमेंट है। आपको निवेशक बनना, ट्रेडर नहीं बनना, और बाय डिफ़ॉल्ट निवेशक नहीं बनना। खराब कंपनियां नहीं उठानी, जिन कंपनियों का फंडामेंटल कमज़ोर है उनसे नहीं, वो नहीं उठाना। अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर में चलने वाला है, तो टेंशन लेना नहीं है। अगर आपने उठा ली कोई ऐसी कंपनी जिसके फंडामेंटल कमज़ोर है, खुद ही लॉस में है, लॉस मेकिंग कंपनी कभी नहीं लेना। अगर कंपनी चार्ट नीचे जा रहा है तो दिक्कत नहीं है, अगर वो खुद प्रॉफिट में है ना, तो वो चार्ट नहीं, वो तुम्हें वहाँ से भी 10 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना रिटर्न देगी। पर आपको ये कॉन्सेंट्रेट करना है साथियों कि उसके पास में प्राइसिंग पावर है क्या नहीं है, वो उसका जो जिस बिज़नेस में वो काम करती है एंट्री बैरियर है क्या नहीं है। या जैसे आपने देखा होगा लीकर सेक्टर है, लीकर सेक्टर में प्रत्येक व्यक्ति या कोई व्यक्ति चाहे मैं दारू की फैक्ट्री खोल लूँ, तो उसके लिए कम से कम लगभग 800 से 900 सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना होता है। तो इतना जल्दी कोई व्यक्ति लीकर सेक्टर में घुसता नहीं है, इसलिए उसमें एंट्री बैरियर ज़्यादा है ना। मार्जिन दूसरा, अभी जो बजट आया है, इस बजट में ऐसा कुछ आया नहीं जो तंबाकू पे या लीकर पे कुछ खराब खबर आई हो, तो इसलिए घबराए नहीं, टेंशन नहीं लें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लॉस में पोजीशन ना काटें, बने रहें। 1-2 महीने का समय दें, सब निकल जाएगा। वो ये भी समय है, गिर जाएगा, निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। 27-26 हज़ार पर निफ्टी था, 23 हज़ार आ गया, तो यहाँ से भी तो ऊपर जाएगा भाई। ऐसा थोड़ी कि बाजार बिल्कुल नीचे ही जाता है, तो चलता रहता है, ऐसे चलता है बाजार। एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर। तो घबराना नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।